पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त कैंपेनिंग तेजी पकड़ रही है। चुनाव आयोग के कुछ रिलैक्सेशंस देने के बाद सारी ही पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी हैं वो बाहर आकर लोगों से डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। हम इस वक्त असादुद्दीन ओवैसी साहब का डोर टू डोर कैंपेन मेरठ शहर में कवर कर रहे हैं और काफ़ी जो युवा हैं उनमें किस तरीके का उत्साह है AIMIM के लिए। हम बात करेंगे खुद ओवैसी साहब से, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में AIMIM के बारे में क्या सोचता है मुसलमान वर्ग, आपको क्या पता लगा है? देखिए, 5 साल पहले जब हम चुनाव लड़े थे विधानसभा का, काफ़ी संगठन की कमजोरियां थीं और अखिलेश यादव की सरकार ने हमको उत्तर प्रदेश में एक भी जनसभा करने का मौका नहीं दिया, किसी बहाने कैंसिल करते रहे। तो खैर बहरहाल चुनाव हुआ, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर 5 साल के अरसे में बड़ी मेहनत हुई है, बड़ा काम हुआ है। जिला परिषद के चुनाव में भी हमारे 18-19 कैंडिडेट्स कामयाब हुए, जीते हैं, आवाम ने जिताया उनको, बहुत से मुकामात पर दूसरा पोजीशन भी आया। तो आज हमारा पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, और स्ट्रांग इसलिए भी है क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा साहब की जन अधिकार पार्टी और बिंड समाज, कश्यप समाज और 2-3 अति पिछड़ा पार्टी हमारे साथ हैं। तो इसलिए हमको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता न सिर्फ हमारी पार्टी को बल्कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम प्रत्याशी को अपने आशीर्वाद से, वोट से कामयाब करेगी। अच्छा स्ट्रांग मौक़िफ़ है, लोग देख रहे हैं, लोग ये जान चुके हैं कि ये हिस्सेदारी की लड़ाई की जो हम बात कर रहे हैं, लोग जब हम जाते हैं लोगों से, आवाम से, जनता से मिलने के लिए, तो सब कहते हैं कि हिस्सेदारी कामयाब होगी, हिस्सेदारी को कामयाब करना है। ये आपकी लड़ाई नहीं है, अब हम हिस्सेदारी को कामयाब करेंगे, तो ये अच्छी बात है बहुत। सर, जैसा आपने बताया कि नई नहीं आप उतरे हैं मैदान में, उत्तर प्रदेश में पहले भी आप कोशिश कर चुके हैं, बहरहाल बाकी स्टेट्स में भी आपने जो सीटें हैं उठाई हैं। बिहार में 5 MLA हैं, महाराष्ट्र में 2 सीटें हैं, हैदराबाद में खुद आपके जो हैं 7 MLA बने हैं। तो क्या आप कहते हैं कि क्या आप ही की पार्टी है इस वक्त जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं? क्योंकि बहरहाल हम अलीगढ़ में भी कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा बनाम सपा है तो ऑल्टरनेट सपा देखते हैं, लेकिन मुसलमानों की बात तो सपा करने से भी बच रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक भी अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी साहब हो या उनके जो सहयोगी पार्टियां हो, वो लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव के एक सहयोगी पार्टी के नेता ने यह कहा कि अखिलेश यादव ने 45% मुसलमान नेताओं के टिकट काट दिए। जब मीडिया ने पूछा कि क्यों, तो उसने कहा कि मुसलमानों में एक नशा है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब आप ही की पार्टी सहयोगी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 45% टिकट काट दिए, तो फिर हिस्सेदारी, भाईचारगी के ये सब इनके वादे झूठे हैं। ये कुछ नहीं किया भाई। 2012 से आपको सरकार थी 17 तक, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, आपने इंसाफ नहीं किया, उसमें चार्जेस नहीं लगाए। फिर योगी सरकार बनी, उन्होंने तो केसेस विड्रॉ कर लिए। तो समाजवादी हो या बसपा हो, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके। हम पिछड़ा समाज से, अति पिछड़ा समाज से, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से अपील कर रहे हैं कि अपना वोट जाय मत करिए। 14 में आपने झोली भर भर कर वोट दिया, 17 में दिया, 19 में दिया सपा बसपा को, मगर बीजेपी कामयाब हुई। तो ये लड़ाई आपके लिए अहम है। आप अपनी वोट से, अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई में अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए, ताकि वो विधानसभा जाकर कुछ बोले, लड़े, आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट कराएं। अब आप देखिए, मेरठ का भी हमने पदयात्रा की, क्या किया विधायक ने, हर जगह वोट हासिल किया ना। और फिर आप मुकाबला बीजेपी से हो रहा है, तो बताना ये चाह रहे हैं कि हिंदुत्व के ज्यादा वफादार कौन है, कौन बीजेपी से बड़ा उस आइडियोलॉजी पर अमल करेगा। तो ये हो रहा है। सेक्युलर पार्टीज इस वक्त क्यों डर रही हैं मुसलमानों का नाम लेने के लिए? अगर बीजेपी बनाम सपा ही लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में, तो जैसा कि आपने बताया कि
पार्टियां क्यों इस वक्त बच रही हैं? मैं सबसे पहले आपकी बात से डिसएग्री करता हूं कि बाइपोलर है। मुकाबला बाइपोलर नहीं है। हम शुरू से कह रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत हमको सियासत आती है, जो हमने सीखी हमारे बुजुर्गों के पैर के पास बैठकर, किसी भी चुनाव में जब किसी पार्टी का प्रत्याशी का ऐलान हो जाता है, अनाउंसमेंट, जब से चुनाव शुरू होता है, तो जब से अब कैंडिडेट्स पूरे आ चुके हैं, किसका टिकट कट रहा है, किसको मिल रहा है, सब लोग देख चुके हैं। तो बाइपोलर नहीं है चुनाव अभी। ये एक ओपन चुनाव है और इसीलिए हमारी जो अपील है, हमारी जो गुजारिशात है, हमारी जो लड़ाई है, उसका ज्यादा आप देख रहे हैं अप्रिसिएशन, और वो जमीन तक पहुंच चुकी है हमारी बात, हिस्सेदारी की, भागीदारी की। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अपना हिस्सा लेंगे, ये सब चीजें हैं। तो अगर आप किसी एक समाज को ये समझ रहे हैं कि वो आपका कैदी है और वो नशे में है, तो भाई हम ये नशा उतार देंगे उनका। हम किसी के कैदी नहीं है, ना किसी के मोहताज हैं। आप टिकट नहीं देते, टिकट काट देते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि आपको वोट भी मिलेगा। कहां से वोट मिलेगा? आपने किया क्या? तो एक तड़प है कमजोर तबकात में कि भाई अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बननी चाहिए और मुकाबला होना चाहिए। अगर आप यही इनसे दूसरे सपा से, बसपा से पूछेंगे, आप देखिए कल अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कौन बैठे हैं भाई? वो सामाजिक न्याय है, वो भाईचारगी है। आप और जैन बैठे हैं भाई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितने समाज हैं? दलित है, बिंड है, आपके सैनी है, गुज्जर है, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान है, मुसलमानों में भी अंसारी है, कुरैशी है, सलमानी है, मंसूरी है। आप दोनों बैठकर तस्वीर कर लिए क्या? ये कैसे होगा बताइए? यही तो कहना चाह रहे हैं कि आप इनको खुद देखिए और इससे अंदाजा हो जाएगा कि इनका ये माइंडसेट क्या है, इनकी मानसिकता क्या है। सिर्फ डराते हैं और बीजेपी हमसे डराकर माने अल्पसंख्यक से डराकर वोट हासिल करना चाहती है। तो 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। योगी आदित्यनाथ किस तरह के भाषण इस्तेमाल करेंगे? हम मई जून में सर्दी पैदा कर देंगे। आप क्या मौसम वैज्ञानिक है? क्या क्लाइमेट चेंज कर देंगे क्या आप? अरे भाई, आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप डराना चाह रहे हैं, मगर अब कोई डरने वाला नहीं है आपसे, और वो अपनी पसंद से मंजलिस को और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को वोट देगा। आपने 100 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो उतारे हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार में जब आपका जो 5 एमएलएज का जो सीट आया था, उसके बाद वहां पर आपने बसपा से हाथ मिलाया था। हम जो उपेंद्र कुशवाहा साहब के साथ जो हमारा अलायंस हुआ था, उसमें बसपा भी थी, उसमें और हम भी थे और 3-4 पार्टियां भी थे। तो हम सब ने मिलकर उसमें जो सीट हमको मिली थी, हमने उतने सीटों पर लड़ा। क्या यूपी में ऐसा देखते हैं आप आगे चल के? नहीं, हमने तो बाबू सिंह साहब से कहा है, जिसको मोहब्बत से हम बाबूजी बोलते हैं, हमने कहा कि आपके साथ हम रहेंगे, हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और हम तो ये चाह रहे हैं कि चुनाव के बाद भी हम इस पर काम करते रहें, इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को रखें, और अल्पसंख्यक समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, उन सब को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहनी चाहिए। सिर्फ चुनाव के हद तक नहीं, बल्कि चुनाव के बाद भी मुझे यकीन है कि हम लोग साथ रहेंगे और ये सामाजिक न्याय की, हिस्सेदारी की और भागीदारी की लड़ाई जारी रहेगी। नहीं तो बहन जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं, तो अभी हमारा उनसे अलायंस नहीं है। हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, उनकी पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि बसपा को और सपा को, बीजेपी को शिकस्त दी जाए, ताकि हमारे कैंडिडेट और बाबू सिंह कुशवाहा साहब के परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी की कामयाबी हो। तो अब ये उनके ऊपर है, हमारा नहीं हुआ अलायंस, इनसे अलायंस है हमारा। जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है उत्तर प्रदेश में, कई हमने मुस्लिम वर्ग समाज के लोगों से भी बात की, उनका भी यही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार हुआ है। झूठ है। जिस मेरठ की सरजमीन से आप हमसे बात कर रही हैं, यहाँ पर सितंबर 2021 में हमारे सिटिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर अंसारी साहब का कत्ल हो गया, उनको गोली मार दी गई। अभी तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और खुद एनसीआरबी का डेटा है, 2019 में उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स और वायलेंस हुआ है। तो कौन सा आपने लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा किया यहाँ पर? तीसरा यह है कि आपने जो एनकाउंटर किया उसका डेटा है, एक मशहूर जर्नलिस्ट सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि 30% के करीब तो आपने मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को आपने एनकाउंटर कर दिया। एक का तो जेल में जाकर गोली मारी गई। फिर टेनी का मसला ले लीजिए, मंत्री है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके नाम की गाड़ी बेटा उनका और 4 किसानों को मार देता है, आप उनके घर पे बुलडोजर नहीं भी जाते।
तो ये इस तरह का इनका सेलेक्टिव अप्रोच है जिसमें भी ध्रुवीकरण किया जाता है। सर, तो आज आप बोला जाता है ये कि चलिए AIMIM हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड है, आप उत्तर प्रदेश कितना आ पाएंगे, कितना रह पाएंगे, और आपकी जो चुनाव की रणनीति है, लोगों को क्या फायदा आपकी पार्टी से होगा? देखिए, अब रहा सवाल कि हम हैदराबाद के हैं, हाँ यकीनन हम हैदराबाद के हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं गुजराती, मगर सांसद यहाँ के हैं, तो हमारा पार्टी का संगठन यहाँ पर है, हमारे पार्टी के लोग हैं, और हम जब पार्टी की जिम्मेदारी हमारे पे है, हम एक पार्टी के सिपाही हैं, तो हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरा वक्त देंगे, पूरा काम करेंगे। हाँ, हैदराबाद की भी जिम्मेदारी है, उसको भी निभाना पड़ेगा, तो बराबर हम पूरा वक्त देंगे और संगठन को यहाँ तक लाए हैं हमारे लोग, उसको और आगे लेके जाएंगे। ये सियासी सफर जारी रहेगा। ये सिर्फ चुनाव के तक नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता को हम बता चुके हैं कि जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम यहाँ पर आते रहेंगे, आपसे आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपके लिए बात करते रहेंगे, और ये हमारा हमने वादा किया है जनता से, इंशाल्लाह उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। नहीं, क्योंकि ये बोलना बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं करें, आप दलित की भी बात करें, आप पिछड़ों की भी बात करें। यकीनन कर रहे हैं। देखिए, जितना पिछड़ा समाज है उनको दबाया गया, कुचला गया, उनके हक से महरूम कर दिया गया, उनको उनका हिस्सा नहीं दिया गया, और ये बहुत जरूरी है। तो और जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक आपके पास पॉलिटिकल ताकत, रिप्रेजेंटेटिव ताकत नहीं होगी, इंसाफ आपसे नहीं होगा, तो आप बैठकर रोइए, आप चीख मारिए या फिर नारे लगाइए, मगर इससे कुछ हासिल होना नहीं। आपको अगर अपना हक चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, अपने वोटों से अपने प्रत्याशी को कामयाब करिए, और फिर देखिए तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी भी भाजपा का कहना है कि हम विकास की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम विकास पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन आप धर्म पे वोट मांग रहे हैं, सपा धर्म पे वोट। ना देखिए, भाजपा अगर विकास के नाम पे वोट मांग रही है, तो ये जून में गर्मी की बात कौन कर रहा है? और फिर देश के प्रधानमंत्री के ताल्लुक से क्या सिद्धार्थनाथ सिंह ने खुद नहीं का नाम लेकर कह रहा हूं कि देश का सबसे बड़ा पिछड़ा समाज का, ओबीसी समाज का नेता है तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री क्या एक समाज का नेता होता? ये कह रहे हैं। तीसरा, क्या अखिलेश यादव आप ही के प्रोग्राम में, अंजना ओम कश्यप जब प्रोग्राम कर रही थी, उसमें क्या अखिलेश यादव ने कहा कि मैं यादव हूं इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं? हाँ, और फिर जितने चाहे वो RLD हो, वो क्या कह रहे हैं? वो भी तो एक समाज की बात कर रहे हैं। अब सब लोग ये अपने अपने समाज और अपने अपने इंसाफ और हक की बात करेंगे, हम तो उन कमजोरों की बात कर रहे हैं जो सबसे नीचे हैं, बिल्कुल जमीन पर आ चुके हैं। अगर इंसाफ की लड़ाई लड़ना अगर कम्युनलिज्म है तो फिर ये बिल्कुल गलत है। मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं, हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, जिससे हमारा भारत की लोकशाही और जमहूरियत और संविधान में एतमाद और भरोसा और ताकतवर होगा। मगर ये पार्टी चाहे बीजेपी हो, सपा हो, RLD हो, ये लोग तो खुलम खुला करते हैं ना, खुलम खुला नाम तो देते हैं भाईचारे का, मगर पूरा जब सत्ता मिलती है तो पूरा इनका परिवार, इनके अतराफ और इनके चाहने वाले लोगों को फायदा होता है। आज उत्तर प्रदेश में 50% DMs अपर कास्ट कम्युनिटी के हैं। भाई क्यों है इतना? क्या वजह है? आप खुद कर रहे हैं प्रैक्टिस, और फिर दूसरों पे कैसे उंगली उठाएंगे आप? जब ये 80 बनाम 20 की लड़ाई की बात करते हैं, तो क्या मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, क्या हम समझें इसको, क्या ये 80 बनाम 20 हिंदू मुसलमानी है? क्या 80 बनाम 20 ब्राह्मण ठाकुरवाद है? क्या है? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने भारत के संविधान पर ये कसम खाई है कि मैं भेदभाव की राजनीति नहीं करूंगा, उन्होंने इस तरह का अनाप शनाप बेकार बयान देकर नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को झूठा साबित किया है। इसलिए झूठा साबित किया कि प्रधानमंत्री तो थकते नहीं है, उनकी जबान थकती नहीं, बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो फिर अब ये 80-20 की बात क्या हो गई? ये बात क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं कि इनको जमीन इनकी खिसक रही है। सबसे बड़ा मुद्दा आज उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट का, युवाओं का। जब योगी बने मुख्यमंत्री और अब 4% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाइए, अति पिछड़ा समाज के इलाकों में जाइए, आपको ना रोड नजर आती वहां पर, ना स्कूल, ना डिग्री कॉलेज नजर आता आपको वहां पर,
अस्पताल तो छोड़िए, तहसील भी नहीं बनाई जाती, तो फिर कौन से विकास की ये बात कर रहे हैं? हाँ, अपने विकास की, अपने चाहने वालों की, अपने अतराफ में जो लोग उनकी जी हुजूरी करते हैं उनके विकास की आप बात कर रहे हैं, मगर असली विकास तो जमीन पर किसी को नजर नहीं आ रहा है, बल्कि आप तो नाइंसाफी करते हैं जमीन के ऊपर। तो सर हाल ही में राहुल गांधी ने भी कह दिया कि दो तरीके के भारत बनते जा रहे हैं यहाँ पर, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत। सहमत हैं आप इस बात से? अब ऐसा है ना कि कभी कभी उनको भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। भाई आपने क्या किया था? क्या आपकी गलतियों की वजह से आज बीजेपी सरकार में नहीं है? 200 सीट पर सिर्फ बीजेपी और 195 से कुछ होगा नंबर, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला हुआ। कितने सीट आप जीते? 15। बाहर के पूरे सीट पर बीजेपी जीत गई। अमेठी आप कैसे हारे? क्यों हारे अमेठी? और आपको जाना पड़ा केरल में, जहां पर उस पार्लियामेंट काउंसिल में 40% के करीब माइनॉरिटीज थे। आप ही की गलतियों की वजह से तो हुआ है ये। आपने बीजेपी को सर पे लाके खड़ा किया। 84 से गुजरात में एक मुस्लिम एमपी नहीं जीतता। क्यों नहीं जीतता? आपकी जो सरकार थी ना। क्या आप भूल गए? जब आप दो भारत की बात कर रहे हैं, यकीनन बीजेपी उस दो भारत को बनाने में भी अपना सहयोग दिया है, मगर आपने भी दिया है। किसने बाबरी मस्जिद ताले खोले थे? कौन था प्रधानमंत्री? कौन था प्रधानमंत्री जब हाशिमपुरा मलियाना हुआ? कौन था प्रधानमंत्री जब मुरादाबाद, यही पश्चिम यूपी में आपने मुरादाबाद के ईदगाह में, लोग नहीं जानते, जलियांवाला बाग के बाद 400 लोगों को मारा गया था। क्या हम नहीं जानते जब मुजफ्फरनगर हुआ था आपने क्या किया था वहां पर? आप समाजवादी ने भी क्या किया, और उस वक्त इनकी सरकार थी, क्या किया आपने? तो आपने खुद इन चीजों को तैयार किया ना। क्यों आपने यूएपीए कानून में जो अमित शाह ने अमेंडमेंट लाया जुलाई 2019 में, क्या कांग्रेस सपा ने सपोर्ट नहीं किया? और फिर जब जजमेंट आया बाबरी मस्जिद का, तो क्या क्या आपकी तरफ से बयान दिए गए? तो आप भी तो सहयोग दे रहे हैं उनमें। आप में और बीजेपी में तो फर्क बाकी नहीं रहा। इन तमाम पार्टियों में सब एक ही होकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं आपसे बड़ा हूं, कहते मैं तुमसे बड़ा हूं। तो असल मुद्दा क्या है कि सामाजिक न्याय क्या, अति पिछड़ा समाज का क्या, कमजोरों का, अल्पसंख्यक समाज का क्या, उनको इंसाफ मिला आपने? आप भी तो नाम नहीं लेना चाहते, आप भी तो कुछ बोलना नहीं चाहते। भाई धर्म संसद होता है, आप ही की हुकूमत है ना छत्तीसगढ़ में, आपकी सरकार स्पॉन्सर करती है। वीडियो देखिए, वहां पर एक महिला उठकर खड़े रह रही है, कितना गंदगी मुस्लिम महिलाओं के बारे में बोल रही है। क्या क्या वहां पर नहीं किया गया? आपने एक अरेस्ट कर लिया दिखाने के लिए, कितनों को अरेस्ट करना चाहिए था फिर वहां पर? आप ही तो इस तरह के दो भारत को बना रहे हैं। दो भारत से ज्यादा जो नफरत पैदा की जा रही है एक समाज के खिलाफ, आप बताइए फिर इसका क्या होगा? क्यों आपने यूएपीए का अमेंडमेंट की तायीद की जब आपका राज्यसभा में आपके पास ताकत थी? आपने वो कानून बनाया, और जितने बीजेपी के खिलाफ लोग बोलते हैं वो सब लोग आज जेल में सड़ रहे हैं, चाहे नौजवान हो या इंटेलेक्चुअल्स हो या लॉयर्स हो। तो आप भी तो अपना सहयोग दिए हैं ना, आप ही ने तो ये सब किया है। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी पहले कि पार्टियां जो हैं खुलकर इस वक्त बोलने से डर रही हैं कि हाँ, हम मुस्लिम समुदाय के लिए या मुस्लिम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसी से एक और सवाल, राहुल गांधी ने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान और चीन आज इसीलिए एक साथ आ गए क्योंकि बीजेपी की अंतर्राष्ट्रीय नीति खराब हो गई है। देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये बात बिल्कुल सच है। आपके टीवी चैनल पर भी दिखाया गया कि जो सैटेलाइट इमेजेस के एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि पोंगसोंगसू लेक में, हॉट स्प्रिंग में, डेमचौक में और डेपसांग में, जहां जहां हम लोग, हमारी फौज पहले पेट्रोलिंग करती थी, वहां पर चीन करने नहीं दे रहा है, और इसका खतरा सियाचिन पर हमको पैदा होने वाला है। आपने कभी चीन का नाम नहीं लिया, इतने उनसे आपने डायलॉग किया, हमारे आर्मी के चीफ और मिलिट्री के, उनके चीन के, आपने नहीं किया। पहले तो आप प्रधानमंत्री ने गलत कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा बैठा है, फिर आपने क्यों बातचीत की उनसे अगर नहीं घुसा है तो? दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने पाकिस्तान से सीज फायर का क्यों साइन किया? आपने क्यों साइन किया जब आज भी सीज फायर का वायलेशन हो रहा है? तो ये तो उनको सोचना है। तीसरी बात ये है कि देश के प्रधानमंत्री जब रिप्लाई करेंगे प्रेसिडेंट डिबेट में, वो बता दें
क्या नरेंद्र मोदी की सरकार यूएस के करीब है या रशिया के करीब है? और अगर रशिया के करीब आप हो चुके हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हम छोड़ चुके हैं उन इलाकों को जहां पर चीन बैठा हुआ है, बिल्कुल छोड़ चुके हैं उन इलाकों को। ये बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में ये चुनाव इतना दिलचस्प होता हुआ, जैसे कि ओवैसी साहब बता रहे थे कि बात सिर्फ मुस्लिम वर्ग की नहीं है, मुस्लिम समाज की नहीं है, मुस्लिम, दलित, पिछड़े समाज की भी है, जिससे इस वक्त लग रहा है कि वो जो पार्टियां थी जो एक वक्त पे बात करती थी मुसलमानों के लिए, उनके हक के लिए या दलितों के हक के लिए, अब वो पीछे हटती हुई दिख रही हैं। और भाजपा एक तरफ विकास की बात करता है, सपा एक तरफ कहती है कि जाट और मुस्लिम समुदाय के वोट उनके पास है, बट कहीं ना कहीं इस वक्त लग रहा है कि जो मुस्लिम वर्ग हैं उनका जो नाम लेते हैं या उनकी जो आवाज उठाते हैं वो ओवैसी साहब हैं, चाहे वो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो या पार्लियामेंट में हो। लेकिन इसके अलावा क्या एआईएमआईएम को एक ऑल्टरनेट की तरह, एक थर्ड फोर्स की तरह उत्तर प्रदेश में इस चुनावी दौर में देखा जा सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें जल्द मिल जाएगा। प्रदीप गुप्ता के साथ मेरठ में मिलन शर्मा, आज तक।